हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11th का जर्नल एंट्री। बेसिकली अकाउंट्स यही से स्टार्ट है। वैसे जर्नल एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स की जो डेफिनेशन हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी थी कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो जो फर्स्ट वर्ड है रिकॉर्डिंग, वो हम आज सीखने वाले हैं कि हाउ टू रिकॉर्ड। तो रिकॉर्डिंग है, जर्नल एंट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहीं से आपका अकाउंट स्टार्ट होता है। वैसे हमने इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन करा था, आपको याद होगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अगर किसी बच्चे ने नहीं करा तो उसके लेक्चर्स बन गए हैं, 5 लेक्चर में वो पूरा चैप्टर खत्म है। तो इससे पहले उनको देख ले क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके जर्नल में। ऐसा नहीं कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ा तो आपको जनरल समझ नहीं आएगा, आएगा आपको समझ। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन करके आओगे तो आपको जल्दी समझ आएगा क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे चीजों की कि किस ट्रांजैक्शन से कहां इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखो, जर्नल का मतलब बात करते हैं, अपने चैप्टर पे आते हैं जर्नल के ऊपर। तो जर्नल का मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। मतलब हम ट्रांजैक्शंस को बुक ऑफ अकाउंट में कैसे लिखेंगे ये हमें सीखना है। तो जर्नल में 2 चीज सीखोगे, एक तो जर्नल एंट्री पास कैसे होती है और दूसरा हम सीखेंगे उसका इफेक्ट कहां पड़ता है। तो बात ये बनती है कि आपको इसके लिए क्या क्या बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। तो जो अभी इससे पहले आपने जितना भी पढ़ा है उसमें से एक अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब ट्रांजैक्शंस का कहां का इफेक्ट पड़ता है ये बताओ। वो नहीं भी होगा तो अभी मैं बेसिकली आपको यहाँ पे बताऊंगा, जनरल करते टाइम भी सिखाऊंगा। बिल्कुल एकदम न्यू और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको जनरल बताऊंगा, एकदम चुटकियों में आप एंट्री पास करोगे। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको बताना चाहिए, दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने आपसे जिक्र किया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, इसका एक बेसिक लेक्चर भी डाला था मैंने, उसी रिलेटेड आपसे मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे। तो उस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हम आज रिवाइज भी करेंगे। तो वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं शॉर्ट में आज रिवाइज करा दूंगा आपको। लेकिन अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में गड़बड़ी है क्योंकि रिवीजन में नहीं हो रहा तो आप पहले उसको अच्छे से कर ले। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल के लिए, ध्यान रखना इस बात को। तो करते हैं हम स्टार्ट। तो पहले हम क्या करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए कि कोई भी अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो उसमें 2 साइडें होती है। एक ये वाली साइड जिसको बोलते हैं डेबिट साइड, शॉर्ट में DR, एक ये वाली साइड जिसको बोलते हैं क्रेडिट साइड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CR। और रूल भाई ये थे आपके कि जो आपका एसेट्स और एक्सपेंसेस है इसके लिए सेम रूल था, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। उसके बाद लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू के लिए जो रूल था वो उल्टा था, इसका बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ये रूल मैंने आपको पहले बताया था। बस ध्यान रखना, ये रूल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके जर्नल में, तो आपको ये रूल अच्छे से याद रहने चाहिए। मतलब मैं अगर आपको जनरल कराऊंगा फिर आप घूम जाओगे सर ये डेबिट कैसे हुआ है क्रेडिट, मतलब बच्चा कंफ्यूज होता है डेबिट क्रेडिट में, फिर खुद जाता रहेगा डेबिट किसको करो क्रेडिट किसको करो, ये रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन आपको ना आए तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना जो बेसिक सा देखो प्लेटफॉर्म जो होता है बेस, वो जितना स्ट्रांग रहता है ना उतना आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन जाता है। आपको समझ में आती चीजें तो इंटरेस्टिंग, बस इसी बात है। और चीजें जब समझ नहीं आती तो लगता है आप क्या ही पढ़े, बोरिंग लगता है। और इंटरेस्टिंग बनने के लिए आपको स्टार्टिंग में एफर्ट लगाने पड़ते हैं, जो बेसिक्स लेक्चर्स है उसको स्ट्रांग करना होता है। तो जनरल के लिए 2 ही चीजें जो आपको स्ट्रांग होनी चाहिए, एक अकाउंटिंग इक्वेशन, नहीं भी होगा तो चल जाएगा चलो, लेकिन जो दूसरा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो रूल्स याद रखना, ठीक है, ये रूल्स है। अब मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट से जनरल एंट्री करना सिखाता हूं। देखो, इसका फॉर्मेट भी है। तो अभी हम फिलहाल जनरल सीख रहे हैं पहले, फिर मैं आपको एक एग्जांपल फॉर क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा कि किस फॉर्मेट में और एग्जाम में कैसे आपको एंट्री को मतलब जनरल को अटेम्प्ट करना है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जनरल एंट्री पास करना सीख रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली एंट्री जो आपकी आएगी वो आएगी एज यूजुअल, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में आती है। तो यहां भी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो, आपको याद होगा, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन याद हो तो बोलोगे सर बिजनेस स्टार्ट करने पे अकाउंटिंग इक्वेशन में जो फर्क पड़ता था, बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आएगा, यानी कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा, यही होता था। और जनरल भी सोचो जिन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ा, ऐसा समझो ना, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो एक तो बिजनेस में कैश आया तो कैश बढ़ा और स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं कैपिटल बढ़ेगा, सिंपल। और जिन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा बोले हाँ सर उनको याद है। अब एक बात आती है रूल, जनरल कैसे पास होगा, जनरल कैसे पास होगा। तो जनरल पास करने से पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो आते रूल्स पे, देखो
कैश क्या है? तो कैश बोलोगे सर कैश एसेट्स है, सिंपल है, क्लासिफिकेशन आपको आता है। अब एसेट्स आपका बढ़ रहा है, तो सर बढ़ रहा है तो रूल के हिसाब से डेबिट होना चाहिए, बिल्कुल सही। कैपिटल आपका बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ रहा है तो रूल के हिसाब से क्रेडिट होना चाहिए। क्लियर बात? बस इतना आपको पता चल गया। तो एंट्री लिखने का बहुत सिंपल सा पैटर्न है, डेबिट वाले को आपको पहले लिखना है, फिर 2 डाल के क्रेडिट वाला लिखना है। तो डेबिट क्या हो रहा है? कैश, और क्रेडिट क्या हो रहा है? कैपिटल। तो आपकी जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू। और ध्यान रखना जब 2 लिखो तो थोड़ा सा यहाँ पे गैप रखो, ऐसा नहीं कि यहां से 2 लिख रहे हो, इधर की साइड गैप होना चाहिए। 2 ये लिखने का प्रेजेंटेशन भी आपको पता होना चाहिए कैपिटल अकाउंट, क्योंकि नया है आपके लिए सब कुछ। जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट से हम एंट्री पास कर देंगे। तो देखो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला या तो आप एंट्री याद कर लो, आपको याद रहती है चीजें कि हाँ मैं पढ़ लूंगा एक बार याद हो जाएगा। तो स्टार्ट बिजनेस की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, हो गया याद, खत्म। दूसरा तरीका कि सर मेरे को एंट्री तो याद नहीं रहती, बट मैं अपना दिमाग बहुत तेज चलता है, मैं सोच समझ के एंट्री बना सकता हूँ। डेट 1 एंट्री बनाना। तो एंट्री बनाना अगर आप सीख जाओगे तो इससे ये फायदा होगा आपका कि अगर आपको एंट्री भूल भी जाते हो, वैसे तो एंट्री क्या होगी जब आप क्वेश्चन करोगे तो रिपीट होती रहेगी तो आपको याद हो जाएंगे एंट्रीज। बट इन केस अगर आपको एंट्री भूल जाते हो तो आप दिमाग से सोच सकते हो कि हाँ यहाँ इस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा है तो ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, तो ये एंट्री आपकी। तो वही लॉजिक समझना। तो ये वाले में क्या था कि बिजनेस स्टार्ट किया तो एक तो बिजनेस का कैश बढ़ा, और स्टार्टिंग में जो बढ़ा आपका कैपिटल बढ़ा, और कैश बढ़ा तो कैश एक एसेट से हो, और एसेट बढ़ा तो रूल होता है एसेट बढ़ने पे डेबिट और कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट। तो आपको पता चल गया कि भाई साहब कैश अकाउंट डेबिट होना है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना है। रूल क्या है? डेबिट वाला पहले, क्रेडिट वाला बाद में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बस खत्म, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। ऐसी एक आप एंट्री बना सकते हो। देखो मैंने नई एंट्री तो आप सोच के बना लोगे। दूसरी एंट्री है ओपन अ बैंक अकाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक पेड इनटू बैंक। अब बोलोगे सर आप ये 3 बातें क्यों लिख रहे हो? तो भाई साहब डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, ओपन है बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा जमा किया। तो तीनों में एक ही बात होनी है कि बैंक में पैसा जमा हुआ। तो अगर आप इसका इफेक्ट जानो तो अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बोलोगे सर बैंक में जब पैसा जमा होता है तो हमारा जो बैंक होता है वो बढ़ता है और जो हमारा कैश होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। बिल्कुल सही, यही होता है। ये आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में सीख रखा है। और जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं सीखा वो ऐसा सोचना यार, बैंक में पैसा जमा किया तो आपका बैंक बढ़ेगा और कैश कम होगा। सिंपल है ना, बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो बैंक बढ़ गया आपका, कैश चला गया तो कैश कम हो गया। तो इसके साथ साथ आप अकाउंटिंग क्वेश्चन भी रिवाइज कर रहे हो। अब देखो, अब जैसा आप लॉजिक मैंने बताया वही लॉजिक यहां से लगाओ। बैंक एसेट्स बढ़ा तो सर डेबिट होना चाहिए और कैश घटा तो क्रेडिट होना चाहिए। पता चल गया आपको कि बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। और मैंने आपको लिखने का पैटर्न बताया, डेबिट वाला पहले, क्रेडिट वाला बाद में। तो एंट्री हो जाएगी आपके क्या? तो बोलेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, और जो भी अमाउंट होगा उससे एंट्री पास कर दो, हो गया। तो पहली एंट्री थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डिपॉजिट टू बैंक, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बात? इस दोनों एंट्रीज को लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। ठीक है, एंट्री नंबर 3 परचेज और गुड्स। अब हमने गुड्स खरीदा, तो देखो अब गुड्स अगर हम खरीदे तो आप बोलोगे सर गुड्स अगर हम खरीदते हैं तो एक तो हमारे पास गुड्स आएंगे, गुड्स हमारे बढ़ेंगे, और 2 और बातें हो सकती है कि हमारा कैश कम हो जाए, उधार खरीदा तो लायबिलिटीज क्रेडिटर बढ़ जाए, चेक से पे किया तो बैंक कम हो जाए। तो तीनों के लिए सेम रूल। तो देखो यहां पर क्या होता है ना, गुड्स बढ़ा तो डेबिट होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं जब एंट्री पास करते हैं परचेज के टाइम पे, तो हम गुड्स को गुड्स ना लिख के लिखते हैं परचेज। अगर हम कोई भी एसेट्स खरीदते हैं गुड्स, जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हम गुड्स को गुड्स ना लिख के क्या लिखते हैं? परचेज लिखते हैं। वैसे गुड्स बेचेंगे तो गुड्स को गुड्स ना लिख के क्या लिखते हैं? सेल लिखते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर सामान खरीदना परचेज और बेचना सेल होता है। तो हमने गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गुड्स डेबिट हो रहा है। और तू देखो ध्यान समझना बात को, अगर हमने कैश पे किया तो कैश कम होगा तो कैश क्रेडिट, चेक से पे किया तो बैंक कम होगा, बैंक क्रेडिट, और उधार अगर खरीदा होगा तो क्रेडिटर हो सकता है। और क्रेडिटर का अगर नाम है राम मोहन सीता तो नाम। तो देखो ये एंट्री आपकी 3 एंट्री हो गई। ऐसे लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो बोलोगे सर परचेज गुड्स फॉर कैश है तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स पेड बाय चेक,
तो बोलोगे सर परचेज किया गुड्स और चेक से पे किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लिखा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। हो सकता है क्रेडिटर का नाम दिया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राधा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राधा। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल। अब देखो हमने गुड्स खरीदा तो परचेज लिखा, लेकिन गुड्स के अलावा और भी तो एसेट्स खरीद सकते हैं। तो अगर हम कोई और एसेट्स खरीद रहे एसेट्स परचेज तो एसेट्स कुछ भी हो सकता है, मशीनरी खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, फर्नीचर खरीदना, सभी तो एसेट्स हैं। तो बस कुछ नहीं, यही एंट्री सेम होगी, बस परचेज गुड्स खरीदा तो परचेज लिखा, बाकी कोई एसेट्स खरीदेंगे तो उसका नाम आएगा। मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। यानी एंट्री क्या होगी, बस परचेज की जगह एसेट्स का नाम आ जाएगा, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, नीचे वही बात, कैश से पे किया तो कैश, चेक से पे किया तो बैंक, और अगर उधार है तो क्रेडिटर, अगर नाम मेंशन है तो उसका नाम। जैसे लिखा है मशीनरी परचेज फॉर कैश तो बस परचेज की जगह मशीन का नाम आ गया, यानी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्डिंग परचेज एंड पेड बाय चेक तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्डिंग परचेज फ्रॉम राहुल तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राहुल। क्लियर बात? तो एसेट्स खरीदा और गुड्स खरीदा, डिफरेंस थोड़ा सा ये बस, गुड्स खरीदेंगे तो परचेज वर्ड आएगा, एसेट्स खरीदेंगे तो उसका नाम आएगा। अब जैसे आप खरीद रहे हो वैसे बेचते भी होंगे, तो फटाफट इस खरीदने की एंट्री को लिख लो, फिर हम बेचने की एंट्री पे आते हैं। तो ये खरीदने की है, एसेट्स गुड्स खरीदने की और एसेट्स खरीदने की। कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो वैसे तो आपको एंट्रीज याद हो जाएंगी जब आप क्वेश्चन करोगे, लेकिन वो जो इसके पीछे का जो सीन है कि एंट्री कैसे बन रही है, इस चीज को जरूर समझ लेना, क्योंकि अगर आप कभी भूलते हो तो ये आपको बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा चुटकी में एंट्री याद दिलाने के लिए। अब अगली एंट्री की तरफ आते हैं, 5वीं एंट्री। जैसे बेचा वैसे भाई साहब, मतलब खरीदा वैसे बेचेंगे भी, तो सोल्ड गुड्स, अगर हम गुड्स बेचते हैं तो आप इसका इफेक्ट तो बता ही सकते हो कि अगर सर हम गुड्स बेचेंगे तो हमारे गुड्स हो जाएंगे कम, तो गुड्स कम हो गया तो क्रेडिट होना चाहिए और पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा, चेक से बेचा होगा तो बैंक होगा, और उधार बेचा होगा तो डेटर होगा, तीनों ही बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो बस यही एंट्री में भी होना है। कैश में बेचा तो कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से बेचा तो बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, उधार बेचा तो डेटर अकाउंट डेबिट, अगर उसका कोई नाम मेंशन है राधा मोहन सीता तो उसका नाम लिख देंगे, और टू गुड्स अगर बेचते हैं तो हम गुड्स में हम लिखते हैं सेल्स अकाउंट। तो अगर एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश तो आपकी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सोल्ड गुड्स एंड चेक रिसीव तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सोल्ड गुड्स टू संजीव तो संजीव अकाउंट डेबिट, मतलब संजीव डेबिट टू सेल्स। हाँ याद रखना, किसी बंदे का नाम अगर होता है ना, नाम मेंशन कि संजीव, राहुल, जो भी नाम है, तो नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाते, तो सिंपल लिखेंगे, तो संजीव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो समझ गए, अगर आप कैश में बेचे हो तो कैश आ जाएगा, चेक से बेचा तो बैंक आएगा, उधार होगा तो डेटर, डेटर का नाम है तो नाम टू सेल्स। वही अगर हम गुड्स की जगह एसेट्स बेच दे, एसेट्स सोल्ड, तो अगर हम गुड्स की जगह एसेट्स बेचेंगे तो कुछ नहीं करना, बस जहां पर सेल आया था वहां पे एसेट्स का नाम आ जाएगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट, चेक यानी बैंक अकाउंट डेबिट, उधार तो डेटर डेबिट, टू सेल की जगह एसेट्स का नाम आ जाएगा, जो भी एसेट्स बेच रहेंगे वो एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। जैसे मान लो लिखा मशीनरी सोल्ड तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बिल्डिंग सोल्ड बाय चेक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। बस मतलब एंट्रीज दोनों सेम है, गुड्स के लिए हम वर्ड यूज करें सेल, बाकी कोई एसेट बेचेंगे तो उसका नाम यूज होगा, बस सिंपल, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। तो ये सेल की दो एंट्री हो सकती है, गुड्स बेचने की और कोई और एसेट बेचने की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी फटाफट, आगे बढ़ते हैं। 6 एंट्री हो गई और 2-4 एंट्री देखते हैं। 7वीं एंट्री, अगर कोई भी एक्सपेंस अगर हम पे करते हैं, एक्सपेंसेस पेड, कोई भी खर्चा अगर हम पे कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अकाउंटिंग क्वेश्चन से, जो अकाउंटिंग क्वेश्चन में हम उसको कैपिटल से एडजस्ट कर देते थे, बट यहाँ पर एक्सपेंस के लिए कॉलम होता है, तो कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेगा आपका, एक्सपेंस होता है डेबिट, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, अगर आपने कैश में पे किया तो कैश, चेक से पे किया तो बैंक, और अगर उधार है मतलब पे करना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे लिखा है, अब एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, जैसे लिखा सैलरी पेड तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट पेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट पेड बाय चेक तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिपेयर चार्जेस पेड तो रिपेयर चार्जेस टू कैश। तो कोई भी खर्चा अगर पे करेंगे तो खर्चे को करना है डेबिट, और टू
कैश में पे किया होगा तो कैश, चेक से पे किया होगा तो बैंक, और अगर बाकी है तो आउटस्टैंडिंग लगा देंगे भाई। और अगला, अगर जैसे हम खर्चा पे करते हैं वैसे आपको इनकम भी तो मिलता होगा, तो इनकम रिसीव, तो कोई भी अगर इनकम मिलेगा तो पैसा आएगा, पर इस एंट्री का उल्टा होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो पैसा आएगा तो कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर आना बाकी है तो उसको बोलते हैं अक्रूड इनकम, इनकम कमा लिया पर मिलना बाकी है, तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, और टू इनकम, जो भी इनकम होगी उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके इनकम मिलने की एंट्री होगी। स्क्रीनशॉट ले लो आपको खर्चे की और इनकम की। तो इन एंट्रीज को आप लिख के रखना, शुरुआत में आप एंट्रीज को देख के भी कर सकते हो, धीरे धीरे आपको एंट्री प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो आपको जब क्वेश्चन करोगे तो आसान रहेगा आपके लिए। अगले पे आते हैं। अगर 8-9 एंट्री किसी से मुझे पैसा मिलता है, जैसे मान लो लिखा है रिसीव फ्रॉम कोई भी नाम, मान लो राहुल, मतलब मुझे राहुल से मिला। अब कुछ भी मिल सकता है, कैश भी मिल सकता है और चेक भी मिल सकता है। तो कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे मिला? तो मतलब एक तरह से समझो डेटर से पैसा मिल रहा आपको, तो पैसा मिला तो पैसा डेबिट, और डेटर कम हो गया डेटर क्रेडिट। और अगर हम किसी को पेड कर रहे हैं, जैसे लिखा पेड टू सीता, तो पे किया तो पैसा जाएगा, तो सीता डेबिट टू कैश या बैंक। तो इस एंट्री के पीछे का सीधा सा सिंपल सा लॉजिक लगाओ, मिल रहा है तो पैसा आया तो कैश डेबिट टू जिससे मिला, पेड किया तो पैसा जाएगा यानी कैश क्रेडिट, तो ऑटोमेटिक नाम डेबिट हो जाएगा, तो सीधा टू कैश। तो पेड वाली एंट्री और रिसीव वाली एंट्री कुल मिला के 10 एंट्री हो गई। तो आज का टारगेट हमारे 10 एंट्री था, तो 10 एंट्री लिख लो। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि आप बुक का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें ऐसा होगा एक एंट्री पूछेगा, आपको कुछ क्वेश्चन की एंट्रीज दी होंगी, उसको फिर जनरल के फॉर्मेट में बनाना होगा। तो कैसा इसका फॉर्मेट है, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, उसकी बात करेंगे। फिलहाल ये 10 एंट्री को लिख लो। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, क्या लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर इसको जनरल पास करेंगे। तो क्वेश्चन ये हमारे पास है, डेट हो सकता है यहाँ पे, तो डेट ये सीरियल नंबर डाल दिया हमने। पहली एंट्री है स्टार्टेड, आप साथ के साथ क्वेश्चन लिख सकते हो अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही तो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए के साथ। दूसरा पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। तीसरा पॉइंट है मशीनरी परचेज फ्रॉम राम 30,000। चौथा पॉइंट है सैलरी पेड 1,000। अगला पॉइंट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। अगला पॉइंट है कमीशन रिसीव 2,000। अगला पॉइंट है डिपॉजिट इनटू बैंक 4,000। और अगला पॉइंट है पेड टू राम 5,000। मान लो कुल मिला के 8 एंट्री दी गई है और आपको बोला इसकी आपको इससे जनरल एंट्री पास करनी है। तो ये क्वेश्चन आपका, अब बात है जनरल एंट्री कैसे होगा। तो जनरल का एक फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट भाई साहब क्या है, तो फॉर्मेट है सीरियल नंबर या फिर डेट, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन में डेट देगा तो डेट डालेंगे, सीरियल नंबर लिखा होगा तो सीरियल नंबर डालेंगे। फिर आएगा पार्टिकुलर, उसके बाद एलएफ की फुल फॉर्म होती है लेजर फिलियो। अब ये क्या होता है लेजर फिलियो भाई, तो जनरल के बाद आगे हमें बनाना होता है लेजर। फिलहाल अभी आपको नहीं बनाना और आगे आएगा जनरल के बाद अगले चैप्टर में। और लेजर जब बनाओगे तब भी आपको यहाँ पे कुछ डालने नहीं, ब्लैंक ही रहेगा। होता है क्या कंपनीज में जब जनरल का लेजर बनता है, तो सपोज हमने यहाँ पे जनरल एंट्री पास की और इसका लेजर 10वें पेज पे है, तो यहाँ पर उसका नंबर डाल देंगे जनरल का लेजर 10वें पेज पे। आपको ये बिल्कुल ही ब्लैंक रखना है। तो डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट होगा जब भी आप क्या करोगे, जनरल करोगे। अब हमें पहली एंट्री पास करनी है, तो देखो पहली एंट्री क्या थी, तो पहली एंट्री है स्टार्ट बिजनेस विद कैश। पॉइंट डाल देंगे पहला, सीरियल नंबर, डेट होता है तो डेट डालते। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, देखो अगर आपको एंट्री याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं तो आप पीछे से देख सकते हो। स्टार्ट बिजनेस की मैंने सबसे पहले में एंट्री लिखवाई थी, अगर आपको याद हो, ये स्टार्ट बिजनेस की एंट्री। स्टार्ट बिजनेस की एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसके पीछे का रीजन समझाया था। बस ये करना, आपको एंट्री याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप पीछे से देख सकते हो।
आइडेंटिफाई करके। तो स्टार्ट बिजनेस की एंट्री क्या है, तो बोलोगे सर एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखना आपको, ध्यान रखना ये क्या बीच में भी गैप, ऐसे नहीं कि टू इधर से जा रहा हो, यहाँ थोड़ा गैप होगा, इसके आगे से टू होगा, नहीं कि यहाँ टू इधर से टू लिख दिया आपने, क्रेडिट वाला थोड़ा आगे से होगा, ठीक। तो स्टार्ट बिजनेस, तो एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और कितना अमाउंट था 1 लाख। तो देखो कैश के सामने डेबिट में 1 लाख का अमाउंट आ गया और कैपिटल के सामने क्रेडिट में 1 लाख का अमाउंट आ गया। अब आपको इसका नरेशन भी लिखना है, किस चीज की एंट्री है, तो नीचे यहाँ नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग, इसमें कोई डाला बस एंट्री लगना, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, कि हाँ ये बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री है। इसी के साथ आपकी एक एंट्री हो गई खत्म। ये है पूरा प्रोसेस एंट्री लिखने का। आपको एंट्री लिखनी है, जो एंट्री है उसका अमाउंट डालना है और नीचे नरेशन लिखना है। एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। अब हम दूसरी एंट्री की बात करते हैं। तो देखो दूसरी एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा कैश में, परचेज किया गुड्स, तो एंट्री आपने पढ़ी है भाई साहब, परचेज किया। आप चाहो तो अभी याद है तो पीछे एंट्री का वो जो कॉलम में लिखा है ना सामने रख लो। परचेज किया गुड्स तो परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश गया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट 20,000, तो पर्ची के सामने 20,000 डेबिट में आ गया और इसके सामने 20,000 यहाँ आ गया। और नरेशन में लिखेंगे हम परचेज गुड्स की एंट्री, बीइंग परचेज गुड्स। ये दूसरी एंट्री हो गई। अब अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री आपकी मशीनरी परचेज फ्रॉम राम। हमने मशीन खरीदा राम से, तो मशीन खरीदा, एसेट्स खरीदने की एंट्री, तो एसेट्स खरीदने वाली एंट्री है एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो एसेट्स का नाम है मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। और टू जिससे खरीदा, किससे खरीदा, राम से, नाम है तो उसका नाम लिख देंगे, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू राम 30,000। नरेशन आएगा बीइंग मशीनरी परचेज। हो गई एंट्री, आगे बढ़ाते हैं। तो एंट्री यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। 3 एंट्री, तो ऐसे ही आपको सारी एंट्री लिखनी है। 3 एंट्री अभी तक हो गई हमारी। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री आपकी चौथी एंट्री सैलरी पेड। तो सैलरी क्या आपके लिए, तो बोलोगे सर ये एक्सपेंस पेड है सैलरी, तो एक्सपेंस पेड की एंट्री में लिखवाई थी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और एक्सपेंस का नाम है सैलरी, तो एंट्री हो जाएगी क्या, तो बोलोगे सर एंट्री हो जानी चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 रुपए। अब इसका नरेशन लिखेंगे, तो नरेशन हो जाएगा बीइंग सैलरी पेड। अब अगर हम 5वीं एंट्री की तरफ बढ़े, तो 5वीं एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। तो बोलोगे सर ये गुड्स बेचने की एंट्री है, और गुड्स बेचने की एंट्री थी कैश बैंक डेटर टू सेल, और यहाँ पे कैश है तो एंट्री में क्या आना चाहिए कैश, तो एंट्री क्या होगी, बोलोगे सर एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बहुत बढ़िया, आप तो खुद ही बता दोगे एंट्री ये होनी है, बीइंग सोल्ड गुड्स। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एकदम हलवा लगेगा ये। और नई चीजें तो थोड़ा तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर तो बड़ा परेशानी हो जाएगी। बस थोड़ी प्रैक्टिस और बिल्कुल आसान लगेगा आपको ये अकाउंट्स। हाँ नहीं करोगे तो फिर सोते रहोगे। अगला है कमीशन रिसीव। तो पहले बताओ कमीशन रिसीव क्या है, तो बोलोगे सर ये इनकम है, और इनकम मिलने की एंट्री मैंने लिखवाई आपको, इनकम मिलने की एंट्री है इनकम अकाउंट, इनकम मिलने की एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। कैश आएगा इनकम रेवेन्यू, तो कैश मिला यहाँ पे भी, तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्या मिला है आपको, तो कमीशन मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। और नरेशन लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव। कितना अमाउंट मिला भाई, तो कमीशन रिसीव हुआ 2,000 रुपए, तो 2,000 डेबिट में 2,000 क्रेडिट में, बस खत्म। इतना ही तो करना है, हर एंट्री में ऐसे ही तो लिखना है। अगली एंट्री की बात बढ़ते हैं। तो अगली एंट्री है डिपॉजिट इनटू बैंक। तो मैंने आपको बैंक में पैसा जमा किया, तो आपको एंट्री लिखवाई है। सपोज आप एंट्री भूल गए, सपोज वैसे मैं लिखवाई एंट्री, तो एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, भूल गए, मान लो भूल गए तो दिमाग लगाओ जो सिखाया है। डिपॉजिट करा बैंक में तो बैंक बढ़ेगा और कैश कम होगा, यही होगा ना, और बैंक बढ़ा तो डेबिट, कैश घटा तो क्रेडिट। और एंट्री लिखने का पैटर्न क्या था, डेबिट वाला पहले और क्रेडिट वाला बाद में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस खत्म। बीइंग डिपॉजिट इनटू बैंक।
तो मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा है, बस बनाना आना चाहिए दही से। 4,000 रुपये आ गया। क्लियर बात? आप रेट कर पा लोगे कि इतना आसान है। बस आपको थोड़ी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। और एक चीज आपने गौर किया होगा कि जो बेसिक्स आपके हैं वो चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है। तो जितना अच्छा आपका बेसिक, आपको मान लो आपको रूल से डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आता, फिर तो एक ही ऑप्शन है, याद करो एंट्री। फिर आप सोच नहीं सकते कि ये अकाउंट बढ़ा, ये अकाउंट घटा, क्योंकि इतना सोचने के लिए तो दिमाग चाहिए। मतलब पीछे का चीज होगा तब तो सोच पाओगे। तो अगर आपने पीछे का रिवाइज कर रखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप याद करने की पॉइंट ऑफ व्यू से मत जाओ, सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू में जाओ, एंट्री खुद बनाओ। एक लेक्चर को 1 घंटा दो, वहीं से होगी 1 घंटा एक बार दे दो, उसके बाद आपको टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एंट्री आएगी तो आप फटाफट चुटकियों पे लिख दोगे। लेकिन अगर आपने पीछे का नहीं पढ़ा तो फिर आपके एक ही ऑप्शन याद करने का, याद करने वाली चीजें होती है 2 दिन बाद भूल जाते हैं, सीधी बात। अगला है पेड इनटू, मतलब कुल मिला के एक ही ऑप्शन है, पढ़ लो बेटा, पीछे का पूरा पढ़ लो। पेड टू राम। अब देखो, मैंने राम को पे किया तो मैंने पेड करने की एंट्री दिखाई थी और इसके पीछे एक लॉजिक बताया था। पेड किया तो पैसा जाएगा यानी कैश क्रेडिट होगा, और जिसको पे किया उसको डेबिट पे लिख दो। तो राम डेबिट टू कैश, और कितना पे किया? 5,000 रुपए। बस हो गया, खत्म। बीइंग पेड टू राम। देखो ये क्वेश्चन कराने का मेरा पर्पस था कि आप ये लिख लो, स्क्रीनशॉट लो शुरू से ही, फिर बात करते हैं। ये पहली एंट्री थी, ये क्वेश्चन आपने ले लिया होगा, ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहली एंट्री लिखने का पैटर्न की इस फॉर्मेट में आपको लिखना होगा, डेट, सीरियल नंबर, डेट, आई लव डेबिट क्रेडिट वाला पर्टिकुलर वाला। तो ये देखो पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री, स्क्रीनशॉट ले लो, चौथी एंट्री, पांचवी एंट्री, छठी, सातवीं और आठवीं एंट्री थी, ठीक है। और ये इसका क्वेश्चन था। तो अब बात करते, देखो मैंने आपको 10 एंट्री आज कराई। इस 10 एंट्री पे आप एक एंट्री को 10 मिनट दो, 5 मिनट दो, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो कि एंट्री का ये कॉन्सेप्ट है और इसके पीछे का ये लॉजिक है जो मैंने आपको समझाया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बुक के पहले 3 क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिकली 3 क्वेश्चन करो, आपकी सारी एंट्रीज खत्म हो जाएगी। ये है, आपको इसको बोलते हैं हम सिंपल एंट्रीज। अब आते हैं सिंपल एंट्री क्या होती है सर। तो सिंपल एंट्री का मतलब होता है वैसी एंट्री जहां पर एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो बोलोगे सर इसके अलावा भी कुछ होता है? यस होता है, इसलिए हम पढ़ेंगे कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड का मतलब है कि वैसी एंट्री जहां पे मोर देन 1 अकाउंट शुड बी डेबिट और क्रेडिट, मतलब वैसी एंट्री जहां पर एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं, तो वो होती है आपकी कंपाउंड एंट्री। तो वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। फिलहाल आज की हम बात करें तो आज हमने सिंपल एंट्री की बात करी। तो देखो जितने भी हमने एंट्रीज देखी उसमें एक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा था और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, और सबसे ज्यादा जो एंट्रीज है क्वेश्चन बुक के अंदर वो यही है, सिंपल एंट्रीज। तो आज हमने 10 सिंपल एंट्री, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 ही एंट्री है, और भी बहुत सारी एंट्रीज है, लेकिन एक दिन में सारा खाओगे तो पचेगा नहीं, उल्टी हो जाएगी। तो इतना ही करना है आज के लिए। तो शुरुआत की 10 एंट्रीज मैंने आपको आज कराई, इनको देखो, इस रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन करो। अगर आपके पास टीएस अग्रवाल की बुक है तो प्रैक्टिकल से आप कर सकते हो बुक क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और इलस्ट्रेशन से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।